देखो ये अब क्वेश्चन, ये कोई एक ब्लॉक है, लेट अस से कि इसका मास 2 kg और इस पर एक फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन 2 सेकेंड्स। अब तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, या तो फोर्स कांस्टेंट था, या फोर्स x का क्या था फंक्शन था, y का फंक्शन था, z का फंक्शन था। इस बार फोर्स जो है वो आपका किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। और परेशानी ये है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, F डॉट dx है, और x यहाँ पर है ही नहीं, x यहाँ पर है ही नहीं। तो अब कैसे वर्क डन निकाला जाए। आपके पास F दे रखा है आपको, तो भैया आप F को कैसे लिख सकते हो, क्या F इज इक्वल टू m में लिख सकते हो क्या, और m की वैल्यू क्या है 2। ऐसा करो कैलकुलेशन के लिए इसको 2 लिख लो, तो ये 2 आ गया। 2a इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। अब आप एक बात देखो, आपको याद हो कि बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था। उस क्लास में उस वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा था। अगर मैं उस फॉर्मेट में इसको ले आऊँ तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो a को क्या लिख दिया जाए, a को लिख दिया जाए dv बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और मैंने आपको कहा था काइनेमेटिक्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। dv इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेट। इनिशियली पार्टिकल आप मानिए कि रेस्ट से शुरू हुआ है, अगर रेस्ट से शुरू हुआ है तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगी 0 एट एनी टाइम t। वेलोसिटी आप मान लीजिए कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। dv का इंटीग्रेशन v अपर लिमिट, चलो लिमिट्स बाद में लगा देना। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, और ये आ जाएगा 0 से t। सो v इज इक्वल टू लिमिट्स लगाने के बाद ये आ गया t क्यूब बाई 3। लेकिन अभी भी जो मुझे dx चाहिए वो dx नहीं मिला, तो क्या कर दो v को क्या लिख सकते हैं आप लोग, dx बाई डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3। और देखो आपके पास dx की वैल्यू क्या आ गई, टी क्यूब बाई 3 डी टी। अब कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f की वैल्यू क्या है बेटा 2t स्क्वायर, और dx की वैल्यू ये रही आपके पास t क्यूब बाई 3 dt, और आपसे कहा है 0 से 2 सेकेंड के बीच 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 5 dt 0 से 2। t की पावर 6/6 0 से 2, 1/9 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 0 रेज टू द पावर 6। तो आपका वर्क डन क्या आ गया 2 रेज टू द पावर 6/9 जूल। आप चाहो तो 2 रेज टू द पावर 6 को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। आपने जो अब तक जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस में फोर्स किसका फंक्शन था, फोर्स या तो x का फंक्शन था या y का फंक्शन था, या सिंपल आपने डॉट प्रोडक्ट वाली फॉर्मेट की थी। यहाँ पे फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना, ये मेथड आपको याद रहना ही चाहिए कि आपको फोर्स दे रखा है, वहाँ से एक्सेलरेशन लिखें, एक्सेलरेशन को dv बाय dt लिखें, फिर वहाँ से इंटीग्रेट करके v का एक्सप्रेशन निकालें और v को क्या लिख दें dx बाई dt। कल जो हमने क्वेश्चन किया उसमें x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा था, तो बड़ा ही आसान काम हो गया था कि उसको एक बार क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया था, सीधा ही t dx आ गया था आपका। करें जरा एक बार इसको नोट, कोई डाउट है तो बताओ, करो जल्दी से नोट कर लो। पोज कर दे इसको। आपने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f dx। अगर फोर्स जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है।
तो ये बात भी ध्यान रखें कि ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। क्या चीज़ है ये, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। यानी कि अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है तो अगर उसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, वर्क डन पता लग जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख लें कि एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन। नोट करते रहें भैया साथ साथ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन। इसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एरिया, जो एरिया, यू हैव टू कंसीडर दिस एरिया विथ साइन। विथ साइन का मतलब क्या हुआ, लेट अस से कि आपके पास एफ एक्स ग्राफ कुछ इस तरह का है, मान लिया इस तरह का कोई ग्राफ है, ये वाला यानी कि जो एक्स एक्सिस के अबव जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और जो एक्स एक्सिस के बिलो जो एरिया आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। आपको मैग्नीट्यूड नहीं करना, आपको क्या करना है, साइन के साथ कंसीडर करना होगा, तभी यहाँ से वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और इनफैक्ट जीरो भी आ सकता है। चाहो तो आप एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा। ये मान लो कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दे रखा है। ये मान लिया फोर्स 10 न्यूटन है, ये 0 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए आप 4 है और ये वैल्यू 6 है। फोर्स आपको न्यूटन में दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में दे रखा है, और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए वर्क डन इन 6 मीटर इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल बाई 6 मीटर, वो वर्क डन क्या आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है बताओ, अरे सिंपली क्या करोगे, एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, एरिया, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो ये आपका बेसिकली क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है ना, सबको पता है ना, लेंथ इनटू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, जो परपेंडिकुलर हाइट है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड तो ये होगी और दूसरी इसके पैरेलल ये होगी, 4 + 6 कितना हुआ 10, और परपेंडिकुलर हाइट इन दोनों के बीच कितनी है, ये भी 10 ही है, तो ये कितना आ गया आपका 50 जूल आ गया। तो इस तरह से अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है एफ और एक्स के बीच में, तो आप उसका एरिया निकाल करके क्या कर सकते हो, आप उसका वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया निकालना होगा, मैंने इसमें वो नेगेटिव साइन वाला नहीं किया है, अगर नेगेटिव में अगर जाए तो उसका एरिया आपको नेगेटिव के साथ कंसिडर करना होगा। अब देखो, अगर हम आगे बात करें कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हैं, देखो जरा, कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड। तो पहली बात तो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, दोज फोर्सेस whose work done does not depend on the path taken by the particle, यानी कि पार्टिकल को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे लेकर के गए हो, ये उस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फाइनल पोजीशन of the particle।
तो ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ किस पे डिपेंड करे, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल लोकेशंस पर डिपेंड करे, ऐसे फोर्सेस को क्या कहा जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड द रीजन in which conservative forces are present, जिस रीजन में कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगी उस रीजन को is known as कंजर्वेटिव फील्ड। उसको हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव रीजन कहेंगे। अब अगर इसमें बात करें कि कोई क्लोज्ड पाथ में वर्क डन हो रहा है, अगर क्या है, कोई क्लोज्ड पाथ है, इन क्लोज्ड पाथ वर्क डन बराबर 0 इन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर अगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, भाई क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या हुआ कि जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आप वापसी आ गए हो, तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन हमेशा क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। लेकिन तभी 0 होगा जब आप ये श्योर हो कि रीजन कैसा है, कंजर्वेटिव रीजन है या कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर बात हो रही है। आप कहोगे सर इस कंजर्वेटिव के कुछ एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल क्या हो गया भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आप 12th में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए स्प्रिंग फोर्स हो गया। इन सब का जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा किस पर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पे। इट डजंट डिपेंड ऑन कि आप उसको उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर कैसे गए हो, जिस मर्जी पाथ से लेकर के जाओ वर्क डन क्या रहेगा, सेम। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि आपने एक पार्टिकल को ए से बी तक लेकर गए वाया 3 डिफरेंट पाथ्स इन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ये किस में हो रहा है बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड में हो रहा है। मान लिया ये आपका पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 1 से वर्क डन W1, इससे W2 और इससे W3। अब अगर कोई पूछे कि वर्क डन में क्या रिलेशन होगा, बताओ वर्क डन में क्या रिलेशन होगा, तीनों पाथ से वर्क डन क्या रहेंगे, सेम। यानी कि W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम्स में। लेकिन फिर बार बार वही बात आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको मेक श्योर करना होगा, कंफर्म करना होगा कि फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। अब बात ये आएगी सर जब हमें वर्क डन निकालने के लिए कहा जाएगा, चलो स्प्रिंग फोर्स आ गया तो डायरेक्टली पता लग ही जाएगा कि कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फील्ड आया तो भी पता लग जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने कल की क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे जिसमें आपको क्या गिवन था, मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन थी, उससे वर्क डन कैसे उससे कैसे पता लगेगा कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो कुल मिला के फोर्सेस की 3 फॉर्मेट हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव की अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले कंजर्वेटिव को खत्म करते हैं। देखो फॉर्मेट्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि मुझे बार बार अब ये चेक ना करना पड़े। और सीधी सी बात है, फोर्स को अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो उससे तो आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि वो स्प्रिंग फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है। पहला फॉर्मेट इस तरह का सब आपने किया हुआ है, फॉर्मेट नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चलो इक्वेशन के साथ ही करते हैं इसको, एग्जाम्पल लें। F बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप।
एक पार्टिकल के ऊपर यह फोर्स लग रही है एंड इट डिस्प्लेसेस द पार्टिकल, इट डिस्प्लेसेस द पार्टिकल, डिस्प्लेसेस द पार्टिकल from let us say 0,0 to 2,3। यह फोर्स आपने लगाई और इस फोर्स के कारण से कोई एक पार्टिकल है जो 0,0 से कहाँ डिस्प्लेस हो गया, 2,3 तक। अब आप इस फोर्स को देखकर तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कंजर्वेटिव है, तो आपने वर्क डन का जो फॉर्मूला पढ़ा, वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद करो, F डॉट डी आर, अरे यही पढ़ा था, F डॉट डी आर। आप यहाँ पे डी आर को कैसे लिखोगे बताओ, डी आर को कैसे बताया था, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 2 - 0 2, एक्स है तो क्या लगा दिया जाए आई कैप, वाई की अगर बात करो तो 3 - 0 3 जे कैप। अब मैं वर्क डन अगर निकालूं तो वर्क डन बराबर क्या लिखोगे आप, एफ डॉट डी आर, एफ ये रहा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, और ये डॉट आ गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। के कैप का कोई फॉर्मेट है ही नहीं तो छोड़ो। 2 2 4 और 3 + 3 कितना हो गया, 3 × 3 9, और ये आ गया 13 जूल, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये चीज़ बताना चाह रहा था कि क्या आपने पूरा वर्क डन निकाला, क्या आपने कहीं मेरे से ये पूछा कि सर आप पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किस पाथ से लेकर के गए हो, क्या आपने पूछा किसी ने, बोलो भैया, आपने किसी ने मेरे से पाथ की जानकारी नहीं मांगी। अगर आपने पाथ की जानकारी नहीं मांगी तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वर्क डन आ गया, मुझे कहीं पाथ की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट जिस मर्जी पाथ से चले जाओ, वर्क डन सभी केस में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। यानी कि सर इस तरह का फॉर्मेट ऑफ फोर्स, इस तरह का फॉर्मेट ऑफ फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फॉर्मेट होगा। तो अब इस आप कहोगे सर इसमें क्या खास बात है, मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो फोर्स है ना, फोर्स इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो भैया। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √14। क्या ये फोर्स कांस्टेंट है, अरे ये फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है। यानी कि पहला फॉर्मेट, अगर आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट फोर्स दे रखी है तो कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। दिस इज योर फॉर्मेट 1। यानी कि फोर्स को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में लिख दिया जाए और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट अगर आ रहा हो तो दैट रिप्रेजेंट्स ए फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। वो कैसा फॉर्मेट है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स का है। उसमें वर्क डन निकालने के लिए पाथ की आवश्यकता नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे अपने पास 3 फॉर्मेट है। अब दूसरे फॉर्मेट के बारे में देखते हैं। दूसरा फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट नंबर 2। अगर मैं आपको कहूं कि फोर्स इज इक्वल टू लेट अस से x² आई कैप प्लस y² जे कैप प्लस z² के कैप। किसी पार्टिकल पर यह फोर्स लग रही है, x² आई कैप प्लस y² जे कैप प्लस z² के कैप, ये फोर्स लग रही है और इस फोर्स ने पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया। वही ले लेते हैं 0,0 से b पॉइंट 1,1,1। यहाँ तक आपने पार्टिकल को क्या करवा दिया, इस फोर्स के थ्रू डिस्प्लेस करवा दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सर वर्क डन बताइए, वर्क डन बताइए कितना वर्क डन होगा। फिर से वही बात कि भैया वर्क डन का फॉर्मूला तो हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर।
एफ डॉट डी आर। लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर वो एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन आ जाए तो भैया डी आर को कैसे लिखेंगे बताओ, बोलो बोलो। डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यानी कि सर डी आर को आप ऐसे लिख दीजिए, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये तो डी आर आ जाएगा। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आई कैप वाले का तो आई कैप के साथ डॉट होगा, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ। तो क्या बनेगा बोलो भैया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। और मैं इंटीग्रेशन को ऐसे तोड़ सकता हूँ, अरे ऐसा हो सकता है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी। x यहाँ पे सिर्फ x है तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी बेटा, 0 से लेकर 1 तक, y की 0 से 1 और z की भी 0 से 1। क्या आपको ये इंटीग्रेशन मुश्किल लग रहा है क्या? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1, वाई क्यूब बाई 3 0 से 1, जेड क्यूब बाई 3 0 से 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 1 जूल। नाउ अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या आपको इसके वर्क डन निकालने में कहीं किसी पाथ को जानने की ज़रूरत हुई क्या? आपको कोई पाथ जानने की ज़रूरत नहीं हुई। पाथ जानने की ज़रूरत नहीं हुई तो इसका मतलब इस तरह का फोर्स का फॉर्मेट भी क्या होगा, कंजर्वेटिव फॉर्मेट होगा। तो अब इस फोर्स में क्या खास बात है, कोई ऑब्जर्वेशन से देख के बता सकता है मुझे, बताओ। ये जो फोर्स है बेटा, इस फोर्स में कोई खास बात दिख रही है क्या आपको? ध्यान से देखो, क्या आई कैप के जो कोफिशिएंट है उसमें कहीं वाई और जेड का इन्वॉल्वमेंट है क्या? अरे वाई और जेड का इन्वॉल्वमेंट है क्या? जे कैप वाले के साथ वाई के अलावा कोई और प्रेजेंट है क्या? और के कैप वाले के साथ जेड के अलावा कोई और है क्या? ना, ऐसा नहीं है। यानी कि ऐसा फोर्स का फॉर्मेट जिसमें आई कैप के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, एक्स का फंक्शन, जे कैप के साथ सिर्फ वाई का फंक्शन और के कैप के साथ सिर्फ जेड का फंक्शन, ताकि इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो यानी कि द सेकेंड फॉर्मेट इज कि सर एफ इस तरह से हो, एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई जे कैप एंड एफ ऑफ जेड के कैप। दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट। आई कैप के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, वाई के साथ जे के साथ वाई और के साथ जेड, उसके अलावा किसी और का रोल नहीं आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मेट भी मिल रही है तो इट मीन्स दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, मुझे वर्क डन के लिए पाथ की आवश्यकता नहीं है। तो दो फॉर्मेट तो पढ़ लिया। पहली फॉर्मेट कौन सी, जब आपकी फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और दूसरी फॉर्मेट क्या कि जब आई कैप जे कैप और के कैप वाले जो अपने इंडिविजुअल एक्स के वाई के और सिर्फ जेड के फंक्शंस हो, उनके साथ किसी दूसरे का रोल ना हो, दूसरे वेरिएबल का रोल ना हो। दो फॉर्मेट। एंड नाउ द लास्ट फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर्मेट नंबर 3। तो फॉर्मेट नंबर 3 में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, ये दो तो आपने बहुत कर लिए इस तरह के क्वेश्चन। फॉर्मेट नंबर 3 इसको बोलते हैं बेटा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
कल हमने इस पे क्वेश्चंस करे थे, वही एग्जैक्टली सेम वही है, उसी को एक बार देखते हैं। मान लिया कि आपको दे रखा है कि फोर्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई और पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है वही 0,0 से 0,0 से 2,3। नहीं ये पूरा नहीं लिखा, रुको रुको, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, पूरा नहीं लिखा ना इसको। ये आ जाएगा 2xy dx आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जी कैप, ये आ गया। F इज इक्वल टू 2xy dx आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। अब आप बिल्कुल उसी तरीके से वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे तो आप क्या लिखेंगे भैया, 2xy dx आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट क्या लिखूं, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना। अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग कि यहां पर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, इस वाले में x वेरिएबल है। अब यहां पे तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, और इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, y। दो वेरिएबल और एक इंटीग्रेंड, इसको इंटीग्रेट करना संभव नहीं है। संभव हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको सुनो, अगर मैं आपको यूँ कह दूं कि सर x बराबर वाई स्क्वायर, क्या अब इस इंटीग्रेशन को आसान की इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल। क्या कर दो आप, x की जगह क्या लिख दो, वाई स्क्वायर, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू लिख दो, तो या तो सारा इंटीग्रेशन x में आ जाएगा या पूरा इंटीग्रेशन y में, तो सॉल्व किया जा सकता है। बोलो ये बात समझ में आई क्या? क्या फिलहाल इस इंटीग्रेशन को इस स्टेज पर जो आपने अब तक पढ़ा है उसमें क्या इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो? आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ सर मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा व्हेन आई हैव ए रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसी को पाथ जानना कहते हैं। अरे अगर आपको x बराबर वाई स्क्वायर बता दिया तो आपको पाथ का पता लग गया ना कि इस पाथ से लेकर के गए हैं, और इस पाथ का पता लगते ही ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं रहेगा। लेकिन अब इसमें एक बड़ा ही यूनिक केस है, पहले वो देखते हैं। अगर वो फॉर्मेट बन जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये किसी तरह से इंटीग्रेट हो सकता है, इसका एक ही चांस है। क्या चांस है? जो हमने कल किया, कल जो हमने डिस्कशन किया, क्या कि ये वाली जो टर्म है 2xy dx, इसको आप क्या करें, इसको आप पार्शियली इंटीग्रेट करें। हाँ जी बोलिए। dx का नहीं, ये यहाँ ये गलत लिख दिया ना, ये यहाँ भी गलत लिख दिया, सॉरी, ये 2xy आई कैप आएगा, सिंपल ठीक करना इसको, 2xy आई कैप है, dx इसके साथ थोड़ी आएगा। ठीक है। अगर आप इसको पार्शियली इंटीग्रेट करते हो तो अब जरा ध्यान से देखना, पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या? पार्शियल का मतलब आधा अधूरा, पार्शियल का मतलब आधा अधूरा। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? dx, यानी बाकी सबको क्या लेना पड़ेगा, x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या क्या हो गया बेटा, 2y, क्या बच गया, x dx, और भैया इसको इंटीग्रेट करोगे x को तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई। इसको पार्शियल इंटीग्रेट करने पर क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई आया। अब इसको भी पार्शियल इंटीग्रेट करो, इसको भी पार्शियल इंटीग्रेट करो। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी वाई किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो x को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन dy एक्स स्क्वायर वाई। क्या दोनों टर्म कॉमन है?
अरे क्या दोनों टर्म कॉमन हैं? अगर ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा सिनेरियो बन पा रहा है तो ही उसको क्या कहा जाएगा? परफेक्ट या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसी फॉर्मेट बन जाती है, अगर ऐसी फॉर्मेट बन जाती है तो उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्या सभी को इंटीग्रेट किया जा सकता है? ना, सिर्फ जो इस फॉर्मेट में आ जाएं या इस फॉर्मेट में बन जाएं तो इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। कैसे होगा वो भी बताएंगे। और यानी कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बिना पाथ जाने, तो यानी कि ये फॉर्मेट भी किसको रिप्रेजेंट करेगी? कंजर्वेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी और समझते हैं। देखो, ऑल्दो कल की क्लास में वो सारी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लो कि ये जो कहानी आया बेटा, यहाँ क्या आया? एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी क्या आया? एक्स स्क्वायर। क्या दोनों अलग अलग आए तो कुछ कहानी संभव है? ना, बिल्कुल कतई संभव नहीं है। सिर्फ तभी संभव है जब दोनों जगह क्या आ जाएं? सेम फैक्टर आ जाएं। क्या आ जाएं? सेम फैक्टर आ जाएं। डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, देखो जरा, अभी जो पिछली चीज पढ़ी एक बार के लिए उसको भूल जाइए। ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्या चीज है? दिस इज जर्नल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर वाई फंक्शन। तो इसको कैसे करेंगे? ये दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक बार मैंने किसको कांस्टेंट ले लिया बेटा? एक्स स्क्वायर को, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या आया? डी वाई, जमा इस बार किसको कांस्टेंट लिया? वाई को। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या हो गया बेटा? 2x, और x का डिफरेंशिएशन dx। क्या बनाई? एक्स स्क्वायर डी वाई जमा 2xy dx। क्या ये वाली चीज और जो आपको दे रखी है ये वाली चीज सेम ही है क्या? बताओ। इट मीन्स दिस इज नथिंग। ये क्या चीज है? ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर वाई का। अरे ये क्या चीज है? डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर वाई का। अपना काम आसान हो चुका है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। आप एक ही फंक्शन का पहले क्या कर दो? डिफरेंशिएट, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। आप लोग सब जानते हो कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर, दोनों कैसे हैं? दे आर इनवर्स ऑपरेटर्स, दोनों रिवर्स ऑपरेटर हैं। ये अगर आपने x को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आंसर मिलेगा आपको? x ही मिलने वाला है। अरे क्या मिलने वाला है? x। आप करके देख लो। मान लो कि d बाई डी एक्स ऑफ x क्या आएगा बेटा? 1, और 1 को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देगा तो क्या आएगा? x। ये वाली फॉर्मेट का मतलब कि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? पहले बताओ यहाँ तक का समझ में आया क्या? ऑल्दो कल की क्लास में डिस्कशन हो चुका है, ये वाली फॉर्मेट समझ में आ गई। यहाँ से सिंपली वर्क डन क्या आएगा बताओ भैया? एक्स स्क्वायर वाई। लेकिन लिमिट्स का ध्यान रखें, लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी आपको बताया था। कहाँ से कहाँ लेके गए इस पार्टिकल को बताया नहीं था। लेट अस से कि 0,0 से 2,3 ही लेके गया। 0,0 से 2,3 लेकर के गया। x की जगह पहले अपर लिमिट रखो बेटा, 2 का स्क्वायर इंटू वाई की जगह 3 माइनस ये तो 0 0 0 आ जाएगा। क्या इस पूरे प्रोसेस ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करने में आपको कहीं पाथ को जानने की आवश्यकता पड़ी क्या? अगर आपको पाथ को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसका मतलब इट ऑल्सो रिप्रेजेंट ए कंजर्वेटिव फोर्स। यही 3 फॉर्मेट है, इसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्स की कोई चौथी फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आई ये बात? तो 3 फॉर्मेट कौन सी? कांस्टेंट फोर्स, फिर कौन सा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एंड दिस इज थर्ड वन क्या था? ये आपका परफेक्ट डिफरेंशियल। अब आप याद करो कि इसका वर्क डन मैंने एक और तरीके से बताया था जो कि बहुत ही आसान तरीका था। वो तरीका क्या था याद आ रहा है? कि मैंने उसको ये वाला नोट कर लिया इधर से। देखो अब जरा,
इसी क्वेश्चन को, लेकिन अब शायद आप लोग सोच पाएंगे कि मैं वो जो टेक्निक थी, देखो क्या टेक्निक है वो, अपना एफ की वैल्यू एक बार बताना, एफ की वैल्यू क्या आई थी बेटा अपनी, 2xy आई कैप था शायद प्लस x² j कैप, यही था। आपने पार्टिकल को कहां से कहां डिस्प्लेस किया, 0,0 से 2,3। वो उस मेथड से, जो मेथड अभी हम कर रहे हैं, देखो क्या है ये मेथड ये है कि ये xy प्लेन है, ये क्या है आपका xy प्लेन। पार्टिकल को कहां से कहां लेके गए हो, 0,0 से 2,3, लेट अस से दिस इज 2,3, यानी कि आप पार्टिकल को, क्या इस पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाने का क्या यही एक रास्ता संभव है क्या, अनंत पाथ पॉसिबल है, क्या है अनंत, इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है, आप जिस मर्जी पाथ से लेकर के जाइए, क्या सबसे वर्क डन सेम आएगा, बिल्कुल वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि हम अभी तो करके हटे हैं कि ये कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप देखो कि अपना नॉर्मल मेथड से भी आंसर सही आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैं पार्टिकल को पहले कहां लेकर के गया बेटा, x बराबर 2 तक, यानी कि 2,0 तक, और फिर मैं पार्टिकल को कहां लेके गया, यहां से y बराबर 3 तक। क्या मैं वहीं पहुंच गया जहां पे आपको पहुंचना चाहिए था? यस सर। अब मैं कहता हूं कि इस वाले पार्ट में वर्क डन W1 और इस वाले पार्ट में वर्क डन W2। तो अगर मैं W1 की बात करूं तो W1, अब आप एक बात देखो बेटा, ये फोर्स का x कंपोनेंट और ये फोर्स का कैसा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट। x एक्सिस के अलोंग फोर्स कितनी लग रही है बता सकते हो, x एक्सिस के अलोंग फोर्स 2xy। कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, 2। क्या x एक्सिस पर y कांस्टेंट है, x एक्सिस पर y कांस्टेंट है क्या, इस एक्सिस पर y की वैल्यू क्या है, 0। तो क्या मैं y की जगह 0 पुट कर दूं और क्या W1 की वैल्यू 0 आ गई क्या, यानी कि मुझे x एक्सिस के अलोंग कोई वर्क डन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, y के अलोंग फोर्स क्यों नहीं कंसीडर की मैंने इस टाइम पर, क्योंकि y के अलोंग सर जो फोर्स लगेगी ना वो इस डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर, तो उसका वर्क डन तो क्या है, 0 ही आएगा, इसलिए उसको मैंने कंसीडर नहीं किया। अब वर्क डन बाय पाथ 2, जो पाथ नंबर 2 है उससे वर्क डन और देख लो, पाथ 2 से वर्क डन और देख लो। तो भैया मुझे आप एक बात बताओ कि y एक्सिस के अलोंग फोर्स क्या है, x², क्या है x²। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है y के अलोंग, 3। क्या आप जब इससे इस पाथ पर गए, इस पूरे पर x कांस्टेंट है क्या, अरे यहां से यहां पर x कांस्टेंट है क्या, क्या है x की वैल्यू, यहां भी 2 थी, यहां भी 2, यानी कि 2 है यहाँ पर, तो x की जगह क्या रख दो, 2² × 3। क्या अपना आंसर 12 जूल ही आया, क्या पहले भी यही आया था, यही आना भी चाहिए क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ में आई ये बात? यस सर। करें आप, ये 3 फॉर्मेट है, इसको नोट करें। अब अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी, करो जरा एक बार नोट इसको, करो जल्दी से नोट। कर लिया आपने, इधर से नोट कर लिया ये, अरे ये वाला तो कर लिया होगा नोट। चलो, अब अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पार्टिकल पर फोर्स लग रही है -ky अपॉन √x² प्लस y² आई कैप प्लस kx अपॉन √x² प्लस y²। ये फोर्स आपको दे रखी है, कह रहा है ये फोर्स किसी एक पार्टिकल पर लग रही है और यह उस पार्टिकल को किसी सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है।
और वो सर्कुलर पाथ जो है वो आपका एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और उसका रेडियस आर है। बेटा सवाल समझ में आ गया। एक पार्टिकल पर फोर्स क्या लग रही है, माइनस ऑफ के वाई आई कैप ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और के एक्स ओवर ये जे कैप और लगा लो इसके साथ। इस पार्टिकल ने, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको किस में घुमाया है, सर्कुलर पाथ में। यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब जरा सोचें आप कि सर अगर ये कंजर्वेटिव तो हो फोर्स तो क्लोज पाथ है, वर्क डन क्या आना चाहिए, 0। लेकिन क्या आप कंफर्म है कि कंजर्वेटिव फोर्स है ना? देखो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, तो देखने से आइडिया लग ही गया है कि सर हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में तो नहीं बना पा रहे, किसी भी तरह से नहीं बना पा रहे। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो या पार्शियल इंटीग्रेट करके देख लो, नहीं बनेगी वो बात। फिर कैसे करें? क्या ये बात लिखना सही है कि सर ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, ये तो क्या है, एक्स कंपोनेंट है। अरे ये तो क्या है, एक्स कंपोनेंट। क्या है फोर्स एक्स कंपोनेंट, माइनस ऑफ के वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है बेटा, के एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स करूं, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स को डिवाइड कर दूं x कंपोनेंट ऑफ फोर्स से, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आपका आ गया माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई। अरे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के से के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बचेगा माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई। आप याद करें वेक्टर फॉर्म के अंदर कि एफ वाई भैया ऐसे लिखते थे ना, ये एफ वाई और ये क्या होता था बेटा, एफ एक्स, इन दोनों का रिजल्टेंट ये थीटा होता था, और यहाँ से क्या लिखते थे हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाय एफ एक्स। और ग्राफ के अंदर ये टेन थीटा ही क्या रिप्रेजेंट करता था, डी वाई बाई डी एक्स। ये वाली बात समझ में आई क्या? वेक्टर के अंदर हम पढ़ते थे कि y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट इज व्हाट, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और यही ग्राफ के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, डी वाई बाई डी एक्स। तो यानी सर इसको ऐसे लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, और दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेट कर दिया। वाई स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। याद है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कोई क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट ऐड होना ही होना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी। एक तो ये क्वेश्चन में इसने दे रखा था, हमने प्रूव भी कर दिया, द पाथ फॉलोड बाय दिस पार्टिकल इज ए सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ है पार्टिकल का, सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है बेटा, सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो भैया, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो देखो जरा, आप एफ एक्स का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये वाला पार्ट देखो, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई वाले का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप के स्क्वायर को बाहर ले आएंगे तो के बच गया, और अंडर रूट ऑफ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओहो, एफ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के के बराबर आ गई। अगर एफ की वैल्यू के के बराबर आ गई तो अब फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ, एफ क्या है बेटा, के डी आर, के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। पार्टिकल कितना मूव किया है पूरे एक चक्कर के अंदर, 2 पाई आर, एंड दिस इज द आंसर।
2 पाई r इंटू के, 2 पाई r इंटू के, दिस इज द वर्क डन। 0 वर्क डन नहीं आया, 0 वर्क डन नहीं आया। नोट करो जरा इसको। देखो भैया, अब ये अगला क्वेश्चन, f इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन आपको एक दे रखा है, पार्टिकल को a,0 से 0,a पर लेकर गए हो अलोंग सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस क्या है a, अबाउट द ओरिजिन इन xy प्लेन, वर्क डन बताना। ये आपका क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है वैसे तो। कैसे करें देखो, पहले इसको जरा समझो कि कैसे लेके गए हो पाथ को। क्या सबको ये बात क्लियर है कि सर क्वेश्चन में ही दे रखा है कैसे लेके गए हो, सर्कुलर पाथ के अलोंग कैसे। इनिशियली जो पार्टिकल था वो आपका था a,0, ये a,0 है और ये 0,a है और ये इसका रेडियस क्या है a। क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना जानते हो? क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? x² + y² बराबर r²। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बनी, x² + y² बराबर रेडियस कितना है a। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब आप एक बात देखो कि वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f.dr, f.dr। तो आप एक बात देखो, ये k तो कॉमन ही रहेगा पूरे में, अरे ये k तो क्या रहेगा थ्रू आउट कॉमन, के इंटीग्रेशन ऑफ f.dr वाला पार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आ जाएगा, x dx अपॉन x² + y² रेज टू द पावर 3/2 प्लस y dy अपॉन x² + y² रेज टू द पावर 3/2। आप आई कैप वाले को करते हो तो बेटा वो आता है ना, आई कैप इसके साथ और dx इसके साथ आ जाता है, और जे कैप वाले का इसके साथ करते हो तो dy आ जाता है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, अब इसको नहीं आया। आप ये बात भी जानते हो कि सर x² + y² की वैल्यू किसके बराबर है, a² के बराबर है। यहाँ पुट कर दो, w इज इक्वल टू k x dx अपॉन a² की पावर 3/2 प्लस y dy, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेता हूँ, a² की पावर 3/2 x dx का इंटीग्रेशन, और भैया ये क्या बन गया आपका a³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy, और ये क्या बन गया a³। इसको बाहर ले आओ, x का इंटीग्रेशन x²/2, x की लिमिट बता दो बेटा कहाँ से कहाँ गई है, a से लेकर के 0 प्लस y का इंटीग्रेशन y²/2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ गया है, 0 से लेकर a तक, k/a³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वर्क डन इज 0, ऑप्शन डी। तो इस तरह का कोई भी फंक्शन आपको x में, y में, i कैप j कैप टाइप का दे रखा हो तो उसको वर्क डन, उसका वर्क डन कैलकुलेट करना का प्रोसेस यही रहेगा एज इट इज़। थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको इसमें मैनिपुलेशन ज़रूर करनी पड़ेगी, वरना आप फंस जाएंगे इस तरह के सवाल। तो जो क्वेश्चंस हमने किए हैं आज की क्लास में, इन्हीं क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें उनकी अच्छे से। फिर इसके बाद का जो आगे का पार्ट है वो फिर हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।